हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 10th का है, रसायन शास्त्र, जो कि आप सामने देख रहे हैं। क्लास 10th लेसन 1 है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसका इंग्लिश में नाम होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हेडिंग से ही पता चलता है, लेसन से ही पता चलता है, लेसन के नाम से ही पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, इसके बाद समीकरण क्या है। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं समझते हैं कि किसको कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में सबसे पहला बात होता है कि परमाणु आपस में संयोग करके, परमाणु मतलब दो परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। जब दो परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो अणु का निर्माण करते हैं। और जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थों से संयोग करते हैं, संयोग करते हैं, तो पहले जितने भी रहेंगे अणु टूटकर परमाणुओं में बिखर जाते हैं, और ये परमाणु फिर से पुनर्संगठित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का जब निर्माण कर देते हैं, जब ये नया पदार्थ बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा अभी तोड़ करके बताए हैं कि दो परमाणु आपस में संयोग करेंगे। अब संयोग करने के बाद क्या बनेगा? तो अणु बनेगा। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से या किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करते हैं, तो संयोग करने से पहले जो भी अणु रहेगा वो परमाणुओं में बिखर के टूट जाएगा, और वो परमाणु फिर से पुनर्संगठित होगा। अब पुनर्संगठित हो करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, और वो जो नया पदार्थ बनेगा उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका परिभाषा अब हम सटीक लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसका परिभाषा आप देते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले होगा या किसी अन्य पदार्थों के साथ या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल लिखेंगे, अब H2 प्लस Cl2। अब ए अणु है, पहले ये टूट करके परमाणु में बिखरेगा। ए परमाणु फिर से पुनर्संगठित होगा, और पुनर्संगठित हो करके बनेगा 2HCl। क्या बना है? तो 2HCl। अगर हम हाइड्रोजन को और क्लोरीन को अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ दें, तो वो रिएक्शन करके अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनेगा HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
और इधर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हो गया है क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। अब इसमें देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो समीकरण है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनते हैं, जो नया प्रतिफल बनते हैं, उसको कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। इसको कहेंगे हम अब उत्पाद, उत्पाद, या बोल सकते हैं प्रतिफल। अब रहा कि अभिकारक क्या होता है, तो अब हम लोग अभिकारक का परिभाषा देखेंगे। अभिकारक, तो याद रखना इसको, अभिकारक किसको कहेंगे, तो किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहेंगे। और अभिकारक एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ तैयार होगा, जो नया पदार्थ बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, या हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। और प्रतिफल एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि अभिकारक एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो अभिकारक हमारा यहाँ H2 है, H2 है, उसको भी हम लोग कहेंगे अभिकारक। और यहाँ Cl2 है, इसको भी कहेंगे अभिकारक। तो क्या अभिकारक हमारा एक या एक से अधिक नहीं हुआ। अब है प्रतिफल, तो कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। और प्रतिफल एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्रतिफल अभी एक है। अब इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है CaCO3, जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि जो हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर दें, तो गर्म करने के लिए हम यहाँ डेल्टा का चिन्ह लगा देते हैं। ये गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बाद ये टूटेगा CaO प्लस CO2। अब यहाँ है CaO प्लस CO2 और इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और ये हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए हैं तो बन गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में पता चल रहा है कि ये जो हमारा है तीर चिन्ह के बाईं ओर, तीर चिन्ह के बाईं ओर जो है वो है CaCO3 और COCA3 को हम लोग कहेंगे अभिकारक है, अभिकारक है। और तीर चिन्ह के जो बाद में है इसको कहेंगे प्रतिफल, प्रतिफल है। और प्रतिफल के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों प्रतिफल है।
अब इसमें पता चल गया कि जो प्रतिफल है वो एक या एक से अधिक है। तो देखा जाए इसमें तो अभिकारक हमारा एक है और प्रतिफल हमारा 2 है। जबकि इसके पीछे देखे थे तो अभिकारक हमारा 2 था, एक H2 और दूसरा Cl2, जबकि प्रतिफल हमारा 1 था। अब इसके बाद देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, तो पहले लिख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो क्रिया विधि है, रासायनिक अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है, इसमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी परमाणु होंगे वो आपस में संगठित होकर के अणु बनाएंगे। आपस में परमाणु क्या होता है, तो परमाणु और परमाणु मतलब परमाणु क्या होगा, आपस में संगठित होगा और संगठित होकर के बना लेगा अणु। अब अगला जो बनेगा, परमाणु और परमाणु जब आपस में मिलेगा तो अणु बनेगा, और ये अणु किसी अन्य या किसी दूसरे अणुओं के साथ जो अभिक्रिया करता है तो ये अणु फिर से परमाणुओं में विखंडित होगा, परमाणुओं में टूटेगा या परमाणुओं में टूटकर, एक परमाणु में जब टूट जाएगा तो फिर से पुनः संगठित होगा और पुनः संगठित हो करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। और ये जो नया पदार्थ बनेगा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये हमारा था रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। अगर परमाणु है तो परमाणु आपस में संगठित होगा और अणु का निर्माण करेगा। अगर 2 अणु है अब आपस में संगठित होने से पहले वो पहले परमाणुओं में टूटेगा, वो सभी परमाणुओं में बिखर करके फिर से वो परमाणु आपस में संगठित होकर के एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो नया पदार्थ बनेगा वो मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो इसके बाद देखे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे कह दें, अगर यहाँ हम लिख दिए हैं कि CaCO3 को गर्म किए, ये टूट गया CaO प्लस CO2 में। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो इसको पहचानने के लिए कुछ खासियत है, कुछ खास नियम है इसको पहचानने के लिए, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं किताबों में लिखा हुआ है विशेषताएं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ खास चीज है, पहचानने के लिए कुछ खास चीज है, जिसमें पहला है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, पहला है गैस की उत्पत्ति। इसमें क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। देखेंगे कि जहां रिएक्शन होगा वहां क्या होगा, तो गैस की उत्पत्ति मतलब गैस निकलेगा। क्या निकलेगा भाई, तो यहां से गैस निकलेगा। तो गैस निकलेगा तो इसके लिए एक रिएक्शन देते हैं कि जब जिंक को दानेदार अगर जस्ता का रिएक्शन
दानेदार जस्ता का अगर अभिक्रिया हम करवा दे H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, कहने का मतलब है कि जब जिंक, दानेदार जिंक को H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी जाए तो यहाँ से एक गैस निकलता है। कौन सी गैस निकलेगा? तो ध्यान देना, ये सब रिएक्शन के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पहले सीखना पड़ता है कि कैसे हम सूत्र बनाएंगे, उसके बाद समझ में आएगा। तो इसके लिए अगर नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे और उसमें बेसिक से बनाएंगे ताकि A to Z समझ में आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो A धातु है और धातु को हम लोग प्लस से दिखाएंगे और जो अधातु होगा उसको माइनस से दिखाएंगे। तो यहाँ हमारा हाइड्रोजन है तो A भी हो जाएगा प्लस में और A वाला होगा माइनस में। अब यहाँ से क्या करेगा? तो हाइड्रोजन से अधिक शक्तिशाली है, मतलब अधिक क्रियाशील है कौन? जिंक। अब जिंक क्या करेगा कि इस माइनस वाला से अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस वाला प्लस के साथ में आएगा, या कह सकते हैं कि प्लस वाला माइनस के साथ। अब यहाँ से बन गया ZnSO4। अब जो बचा है ये अकेला, वो बचा है H2। अब ये गैस की उत्पत्ति है कि जब हम दानेदार जिंक को, दानेदार जस्ता को इस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दे तो क्या बना? तो बन गया है जिंक सल्फेट ZnSO4। अगर हम नाम लिख दें तो यहाँ नाम लिखेंगे जिंक, इसका नाम लिखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इधर हो गया है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो एक पता चल गया है कि देखेंगे कि जहां भी अभिक्रिया होगा अगर गैस निकला है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और दूसरा तरीका हमारा है अवक्षेप का बनना। अगर देखते हैं कि जहां भी रिएक्शन हो जाने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद अगर कोई अवक्षेप बन रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वहां भी अभिक्रिया हुआ है। दूसरा है मेरा अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। जब देखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में अगर कोई अवक्षेप बनता है तो साफ साफ पता चलता है कि वहां कोई रिएक्शन हुआ है। तो इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है इसके लिए कि यदि जो हम सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया, क्लोराइड का अभिक्रिया, सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर अभिक्रिया करा दिया जाए तो बहुत से बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या लिखें। तो सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl। अब यहाँ से लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट। अब ये भी पता नहीं रहेगा तो हम क्या करें भाई, इसको तो पहले से सीख लेना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा है समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। अब जो यहाँ है दोनों के साथ अगर रिएक्शन करवा दें, दोनों के साथ अगर अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनेगा? तो इसमें से भी जैसे पहले रिएक्शन दिखाए कि जो धातु रहेगा उसको प्लस से लिखना, जो अधातु रहेगा उसको माइनस। तो यहाँ सिल्वर है धातु प्लस और ये हो गया माइनस। अब इसमें क्या होगा कि बताए हैं कि प्लस वाला
माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ, तो यहाँ से बनेगा NaNO3 NaNO3। अब यहाँ जो है Ag और Cl, तो यहाँ बना लेते हैं AgCl। अब इसका नाम हो गया है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और इसका नाम होगा भाई, तो इसका नाम अगर बताएं तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव के सवाल पूछता है भाई, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है बच्चों, कि पूछा जाता है कि ये जो दिख रहा है अवक्षेप का बनना, तो अवक्षेप का बनना ये तो दिखा दिए, लेकिन कैसे हमको पता चलेगा कि अवक्षेप है? तो देखना कि यहाँ जो तीर चिन्ह अगर नीचे लगा हुआ है तो ये अवक्षेप है। अगर तीर चिन्ह अगर ऊपर होगा, तीर चिन्ह ऊपर, देखो यहाँ छुटा है, तीर चिन्ह ऊपर जैसे ही दिखाएंगे तुरंत हो जाएगा कि ऊपर गैस निकल रहा है। अगर नीचे रहे तो नीचे वाला में देखेंगे तो नीचे रहेगा, तब अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेप का बनना पता चल गया कि जब सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई जाए तो बनता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो होता है श्वेत, या कह सकते हो सफेद। इसके बाद और भी है, इसके बाद और भी तरीका है, और भी मतलब कि कुछ खास चीज़ है जिसे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या अभिक्रिया हो रहा है। तो इसके लिए है ताप में परिवर्तन। अगला है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तो तीसरा है ताप में परिवर्तन। तीसरा ताप में है परिवर्तन। तो इसमें देख लेते हैं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर या कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर थोड़ा जल गिराएं तो यहाँ से ऊष्मा निकलती है, या कोई भी अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें पहले ऊष्मा ले लेता है उसके बाद रिएक्शन होता है। तो यहाँ हमारा ताप में परिवर्तन दो तरीका से होगा। एक होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा हो जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तब इसमें देख लेते हैं कि दोनों का परिभाषा क्या होगा। तो परिभाषा याद रखना बच्चों कि इसका जो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो लिखना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। फिर से एक बार सुनो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा CH4 हो जाएगा O2। अब हम इसमें कर दे रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि यदि जो अगर हम मीथेन को जलाएं, मीथेन गैस को अगर हम जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाएंगे तो बनेगा CH को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो यहाँ बनेगा CH2O।
बन जाएगा H2O प्लस CO2 और साथ में यहाँ से निकलेगा ऊष्मा। क्या निकला है यहाँ से? तो निकला है ऊष्मा। चूंकि इसका परिभाषा ही वैसा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए हो गया है मेथेन को, यानी CH4 को ऑक्सीजन में जला रहे हैं, ऑक्सीजन, तो बना है जल और बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का शोषण होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको गर्म करें, गर्म करने का मतलब हम पहले से ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब ये ऊष्मा को क्या करेगा तो पहले सोखेगा। और जब पहले हम ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा देंगे, इसका मतलब है कि हम यहाँ पहले से लिख सकते हैं इस प्रकार से CaCO3, आप प्लस में दे सकते हैं हम यहाँ ऊष्मा, या डायरेक्ट तीर चिन्ह के ऊपर डेल्टा का साइन लगा दो। अब ये बनेगा CaO प्लस CO2, तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेरा तीसरा था। इसके बाद चौथा खासियत क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करने के लिए विशेषता खासियत इसका क्या है? तो इसका खासियत है, चौथा खासियत है, चौथा है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन मतलब रंग में परिवर्तन। किसी भी कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रंग में क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखें तो कोई रंग परिवर्तन होता है, तो रंग परिवर्तन में अगर हम बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अम्लीय विलयन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन है जिसका रंग होता है, जिसका रंग नारंगी होता है, जिसका रंग नारंगी होता है। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में जिसका विलयन अम्लीय होता है और रंग के बात किया जाए तो रंग नारंगी होता है, अगर इसमें हम SO2 मिला दें, SO2 मिला दें मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में मिला दें तो इसका जो रंग था नारंगी, अब नारंगी से धीरे धीरे ये क्या होगा,
नारंगी से धीरे धीरे हरा हो जाता है। तो चौथा खासियत देख लिए हैं कि रंग में परिवर्तन। तो रंग में क्या परिवर्तन था? तब पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो अम्लीय विलयन है उसका रंग जो नारंगी था, और नारंगी में अगर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस को अगर प्रवाहित कर दें तो जो नारंगी रंग है वो धीरे धीरे बदल जाएगा, किसमें? हरा रंग में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है। इसके बाद है 5 नंबर में पांचवा खासियत है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब देखेंगे कि पदार्थ के अवस्था में भी कुछ परिवर्तन होता है। तो इसका एकदम सिंपल साधारण उदाहरण है, सिंपल एग्जांपल है मोमबत्ती। मोमबत्ती अगर हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो इसका कुछ भाग पिघल करके नीचे आएगा और कुछ भाग वाष्पित होकर के वायु में मिलेगा। तो देखेंगे कि धीरे धीरे उसका अवस्था है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ भी जो अभिक्रिया हुआ है वो अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।